संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस महत्वपूर्ण दिन, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। सर, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था बजट भाषण में, लेकिन आखिर में जो झटका लगा, बहुत सारे निवेशक थोड़े से डर गए। क्या क्या वजह लगती है आपको कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी करने की क्या वजह हो सकती है? शॉर्ट टर्म में समझ में आया, लेकिन लॉन्ग टर्म का समझ में नहीं आया लोगों को। तो अब देखिए, कुछ दिन पहले एक डेटा पब्लिश किया था एक ब्रोकिंग कंपनी ने, जी। जिसमें जहां तक मुझे याद आ रहा है उसने कहा था कि जो उसकी इन्वेस्टर बेस है उसमें कुछ 50,000 या 1 लाख करोड़ तक का प्रॉफिट क्लाइंट्स ने बुक किया था, और 5 लाख करोड़ की प्रॉफिट पर क्लाइंट्स बैठे हुए थे। तो सरकार जिसके लिए रिसोर्सेज रेज करना हमेशा एक ऑब्जेक्टिव रहता है, उनको ये साफ साफ दिखता होगा कि अगर इतनी बड़ी कैपिटल गेन्स पर हमारे निवेशक बैठे हुए हैं, और अगर हम उस कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 25% की इजाफा करते हैं, तो ऑब्वियसली सरकार के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बनता है। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक मोटिव रहा होगा सरकार का टैक्स बढ़ाने के प्रति। दूसरा जो मैं समझ रहा हूं, अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में और खास करके इलेक्शन के बाद के फेज में बाजार में बहुत जोर की तेजी आ गई, और ये जो फ्रेंजी है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में कुछ ज्यादा ही थी। तो इस तरह का एक झटका बाजार के लिए भी एक उचित चीज है, क्योंकि थोड़ा सा यूफोरिया को लगाम देता है ये। जी। क्या इससे सेंटिमेंट पे कुछ असर पड़ेगा क्या सर? या फिर आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी जनरेशन ऐसी अब आ गई है बाजार के अंदर जिसने अभी तक मंदी नहीं देखी, और हम इससे पहले भी बाजार जब जब गिरता था तो लोग ये नहीं कहते थे कि बाजार गिर रहा है, डर लग रहा है। आज जरूर कुछ लोगों की टिप्पणियाँ आई हैं, ज़्यादातर लोग ये कहते थे अब कहाँ खरीदे, अब कहाँ खरीदे। क्या ये जो यूफोरिया क्रिएट हो गया था बाजार में कि हर गिरावट खरीदारी का मौका है, उस पर थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल सकती है क्या आज के घटनाक्रम तो से? बिल्कुल जी, विडंबना तो ये है कि कोविड के बाद जितनी भी करेक्शंस हुई हैं उसमें निफ्टी का कोई भी करेक्शन 6% से ज्यादा नहीं रहा है। बिल्कुल सही। तो हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन थोड़ा ज्यादा रहा है, लेकिन निफ्टी का करेक्शन 6% से ज्यादा नहीं रहा है। तो मैं तो समझता हूं कि 6% का करेक्शन ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। जिस तरह की प्रॉफिट्स क्लाइंट्स के पास है, उसमें ये करेक्शन उनको वो झटका नहीं देगा जो कि एक मेजर करेक्शन दे सकता है नॉर्मल मार्केट में। तो मैं समझता हूं कि ये अगर हुआ भी करेक्शन इस टैक्स के चेंज के कारण, जी। तो बहुत ज्यादा करेक्शन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाजार में होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से फियर ऑफ मिसिंग आउट नंबर वन फैक्टर, नंबर टू की इक्विटी की अंडर ओनरशिप आज भारत में बहुत ज्यादा है। तो उसको करेक्ट करने के लिए लोग आज इक्विटी में बहुत बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं, और थैंकफुली म्यूचुअल फंड के रूट से कर रहे हैं। उसमें जब तक कमी नहीं आएगी, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि ये करेक्शन कोई बहुत बड़ा करेक्शन होने वाला है। हम्म, ये बात आपने तो बिल्कुल सही कही सर कि मतलब एक तो भारतीय जो निवेशक हैं वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही इतना बड़ा अमाउंट अब हमारे पास आ रहा है हर महीने, कि जब जब थोड़ी सी करेक्शन आती है तो हम देखते हैं कि और ज़्यादा खरीदार जो है यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भविष्य कैसा लग रहा है? क्योंकि जब भी हम किसी बड़े एक्सपर्ट से, आप जैसे लोगों से बात करते हैं, हर किसी को ये डर तो लगता है कि वैल्यूएशन को लेके कंसर्न है और बाज़ार में एक करेक्शन होना चाहिए, एक तरफा बाज़ार जो है वो थोड़ा सा एक बबल बनने लगता है। वो बड़ा कारण क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कम से कम 7-8-9% का करेक्शन बाजार में आ सकता है? या फिर आपको लगता है कि जब जब लगता है कि बाजार गिरेगा, बाजार वहाँ से और ऊपर पहुँच जाता है? तो हर व्यक्ति, आप कहीं पर भी जाइए, आपके इर्द गिर्द के लोग, हर व्यक्ति अपने आप को अब और ज़्यादा स्मार्ट समझने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ पर भी पैसे लगाए थे, जिस भी शेयर पर लगाए थे, सब में उनको मुनाफा ही मिल रहा है। तो देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मैं 3 भाग में देता हूं। जी। हाँ, पहला भाग जो कि ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मार्केट की अगर हम समझें, तो मेरा अपना मानना है कि बाजार में इवेंट्स का प्रभाव शॉर्ट टर्म पे पड़ता है, लिक्विडिटी का प्रभाव मीडियम टर्म पे पड़ता है, और वैल्यूएशंस का प्रभाव लॉन्ग टर्म में पड़ता है। आज और कुछ सप्ताह पहले इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, वो हमारे ख्याल से मेजर इवेंट्स है जिनका प्रभाव हमने बाजार पे देखा पास्ट में, और हम आज भी देख रहे हैं। आगे जाते हुए 2-3 इवेंट्स हैं और भी जो हमको अपनी नजर में रखने हैं।
एक तो है मॉनसून किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, क्या वो समय के अनुसार इक्वली स्प्रेड आउट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि अगर यही मॉनसून स्टेटिस्टिकली अगर एवरेज नंबर देता है लेकिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है रीजन वाइज, या बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है समय वाइज, तो फिर बाढ़ आने की आशंका रहती है और उसके कारण जो पॉजिटिव इफेक्ट है मानसून का वो नेगेटिव हो जाता है। तो एक इवेंट तो ये है। दूसरा मैं समझता हूँ यूएस की फेड रेट में अगर कटौती होनी है वो मेजर इवेंट है। और तीसरा यूएस के इलेक्शंस। तो ये इवेंट्स हैं जो अभी भी हमारे सामने हैं और इनका प्रभाव बाजार पे पड़ेगा। रही बात दूसरी फैक्टर जिसका प्रभाव मीडियम टर्म में पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ लिक्विडिटी का है। तो आप तो देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की कलेक्शन पिछले महीने यानी कि मई के महीने में 35,000 करोड़ की थी इक्विटी में, और जून के महीने में वो करीब करीब 40,600 करोड़ की थी, और एसआईपी का नंबर अब 21,000 के आंकड़े पे पहुंच चुका है। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो बहुत अच्छा है, और इस महीने खास करके एफआईआई के नंबर्स भी पॉजिटिव हो गए हैं। यही रुझान अगर बना रहा तो मेरे ख्याल से मीडियम टर्म में भी बाजार पर दबाव बनने के चांसेस नहीं है। रही वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव पे, तो जिस तरह से डोमेस्टिक लिक्विडिटी आ रही है बाजार में, वो उम्मीद कि हमें प्राइस 15 टाइम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे भारतीय बाजार मिलेंगे, वो उम्मीद अब मुश्किल लगती है मुझको। हमारे ख्याल से अगर 17-18 टाइम पर भी अगर आपको मिले तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। तो इसी के लिए अगर मैं निफ्टी का ही अगर आंकड़ा लूं तो निफ्टी का ईपीएस वर्ष दो फाइनेंशियल ईयर 25 का अगर हम ईपीएस देखें तो 1150 रुपए का है, फाइनेंशियल ईयर 26 का करीब 1290 का है। तो मेरे ख्याल से 20,500 पॉइंट पे आपको 17-18 टाइम पे मार्केट मिलेगा। अगर ये लेवल मिले तो ये मार्केट का सपोर्ट है। जहां तक मार्केट का पीक है, तो देखिए वो तो रैशनल पीक तो बनेगा नहीं, तो इसके लिए चर्चा उसकी हम अभी ना करें। तो ठीक है। एक भाग में तो ये डिस्कशन हो गया। दूसरा है जो आज की इवेंट हुई है उसका परिणाम मार्केट पे क्या होगा। तो मैं समझता हूं इसके भी तीन एस्पेक्ट हैं। बजट स्पीच सुनकर मार्केट का रिएक्शन उसी दिन निर्धारित होता है, लेकिन जो कहते हैं अंग्रेजी में द डेविल लाइज इन द डिटेल। तो जो फाइनेंस बिल पढ़े जाएंगे और उसमें जो माइनर पॉइंट्स निकलेंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आपकी उसकी विश्लेषण करना शुरू करेंगे तो उसका असर आपको अगले 2-3 दिन के मार्केट में दिखेगा। लेकिन एक्चुअल इंपैक्ट जो बजट का है वो आपको उस पर दिखेगा कि बजट के प्रावधान से क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है और उससे हमारी इकोनॉमी को क्या सहूलियत मिल रही है। मैं समझता हूं कि अगर आज के टैंट्रम को छोड़ दे और फिर फाइनेंस बिल से जो माइनर पॉइंट्स निकले उसको भी अगर हम 2-3 दिन में डिस्काउंट कर दें, तो मेरे ख्याल से इस बजट में जो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो ये हैं कि फिजिकल डेफिसिट का टारगेट FY25 में 4.9% का है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही प्रैक्टिकल टारगेट है। एंड द ग्लाइड पाथ FY26 की जो है वो हमारा टारगेट है 4.5% का। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी विशेषता है इस बजट की। दूसरी, अगर हम अगले 5 साल में अगर हम 4 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले हैं और उसके लिए अगर लागत सरकार की सिर्फ 2 लाख करोड़ की है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ है। और इसका जो परिणाम होगा वो कंजम्पशन पर बहुत जोर से पड़ेगा। एंड हम सब जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय इकोनॉमी की फाउंडेशन कंजम्पशन रही है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं समझूं तो आज और कल के बाजार को ना देखूंगा, मैं आगे की थोड़ी सी बाजार को देखूंगा, और तभी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हम आगे क्या देखते हैं। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और जो आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला बात कही ना, वो बिल्कुल सही बात है। मतलब बाजार में करेक्ट थोड़ी सी गिरावट आई और उसके बाद से रिकवरी उससे तेज आती हुई दिखाई दी। आज 24,074 का लो लगाने के बाद निफ्टी अब 24,442 पे पहुंच गया है। तो लोअर लेवल से करीब करीब 450 अंकों की रिकवरी जो है वो आ चुकी है निफ्टी के अंदर। अब खाली 67 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जरा फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं कौन से सेक्टर्स में आज दबाव देखने को मिल रहा है। तो आज जिन सेक्टर्स में आज हम दबाव देख रहे हैं उसमें बैंक शामिल है। उसमें हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों में आज काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। रियल्टी पूरी तरह टूटा हुआ है, 3.25% के आसपास की गिरावट रियल्टी शेयरों में आज रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो ये कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें दबाव जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब बहुत सारे सेक्टर जो है वो हरे निशान में आ चुके हैं। उनमें आईटी शामिल है, आईटी हरे निशान में आया है, मजबूती दिखा रहा है रूरल डिमांड पे फोकस की वजह से एफएमसीजी सेक्टर। और इस पर थोड़ा सा रुख करते हैं। सर, हम स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सेक्टर ऐसा रहा
थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर देखने को मिली है। रूरल डिमांड निश्चित रूप से 1 दिन 4 दिन 5 दिन में तो तुरंत रिकवरी नहीं आएगी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएगी। लेकिन ओवरऑल क्या ये साइकिल अब चेंज होती हुई दिखाई दे रही है आपको? सेक्टर रोटेशन, क्या आईटी एफएमसीजी जैसे शेयरों का समय आ गया है, जो कि अभी तक हमने पिछले 6-8 महीने साल भर में पावर, रेलवे, डिफेंस का समय देखा था, और वहाँ पे काफ़ी 2-2 महीने में, 1-1 महीने में शेयर डबल ट्रिपल हो रहे थे। तो उसमें ऐसा है कि देखिए, इस बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एलोकेशन रहा वो 11.11 लाख करोड़ का रहा है। इंटरिम बजट में भी यही एलोकेशन था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो बाजार शायद इस उम्मीद में था कि इस इंटरिम बजट में इससे ज्यादा बड़ा एलोकेशन होगा। इसी के लिए हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड शेयर्स हैं उनमें एक ठहराव आया है। लेकिन जहां तक रही बात एफएमसीजी स्टॉक्स की, तो मैं समझता हूं कि देखिए, जिस तरह का आपने स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन सिक्लिकल स्टॉक्स में देखा है, उस तरह का प्राइस अप्रिसिएशन आप शायद एफएमसीजी में ना देख पाए। इस लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर जाना संभव है, और उसका सेकेंडरी कोरोबरेशन अगर आप देखें, मतलब उसकी कंफर्मेशन के लिए, तो जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है और जो डेटा भी दिखा रहा है कि जो टू व्हीलर का सेल है वो अधिकतर रूरल सेक्टर में, रूरल एरियाज में ज्यादा हो रहा है। तो रूरल एरियाज में अगर आज टू व्हीलर्स की सेल बढ़ी है तो ऑब्वियसली आपकी एफएमसीजी की सेल्स भी बढ़ेगी। और पिछली तिमाही के जब रिजल्ट आए थे तब भी एफएमसीजी कंपनीज के मैनेजमेंट ने कहा था कि उनको अब रूरल रिकवरी दिख रही है। साथ ही साथ जो उनकी रॉ मटेरियल और इनपुट कॉस्ट है उसमें ऐसा कोई बढ़ोतरी भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मार्जिन प्रोटेक्टेड है। तो मैं समझता हूँ मिला जुला अगर आप देखें असर, तो एक सिचुएशन बन गया है जिसमें एफएमसीजी में आपको बढ़ोतरी दिखेगी, लेकिन उस तरह की तेजी आपको एफएमसीजी में नहीं दिखेगी जैसा कि आपने सिक्लिकल स्टॉक्स में देखा है। और ये भी है कि कुछ पैसा रोटेट भी करेगा। जो अब तक सिक्लिकल स्टॉक्स में जो पैसा घुसा हुआ था वो वहां प्रॉफिट बुक कर कर एफएमसीजी में अगर जाने लगेगा, तो उसके कारण भी, जैसा कि मैंने कहा, दूसरा फैक्टर लिक्विडिटी, उस सेक्टर में जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये सब कारण है जिसमें एफएमसीजी के प्रति हम पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं। चलिए, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है एफएमसीजी को लेकर के, लेकिन हाँ चलिए, इस बीच सर एक चीज़ जानना चाहेंगे। पिछले कुछ साल, मतलब 2-4-6 महीनों में, साल भर में हमने देखा एफआईएस की तरह का रुख उतना पॉजिटिव नहीं रहा भारत को लेकर। क्या इसके पीछे वैल्यूएशन जिम्मेदार है, या उनको कुछ अर्थव्यवस्था में ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से वो उतने उत्साहित नहीं हो पा रहे हैं? क्या बड़े फैक्टर्स आप मान रहे हैं कि जब हमारी जीडीपी इतनी अच्छी चल रही है, हमारी मार्केट इतना अच्छा चल रहा है, तो एफआईएस कहाँ चूक रहे हैं? उसमें मेरा अपना मानना है कि एफआईआई की एलोकेशन भारत स्पेसिफिक बहुत कम होती है। इमर्जिंग मार्केट इन जनरल ज्यादा होती है, और उस इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन का एक हिस्सा भारत को मिलता है। जी। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो जो विकसित मार्केट्स हैं, जैसे यूएस मार्केट्स हुए, नास्डैक और डाउ जोन्स को ही देखें, तो उसका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मनी है वो उस मार्केट में निवेश करना ज्यादा पसंद की, रादर देन इमर्जिंग मार्केट्स। चूंकि इमर्जिंग मार्केट्स का एलोकेशन कम रहा, तो इसलिए हमारे हिस्से में भी और भी कम उसका एलोकेशन आया। और जहां तक आपने कहा कि वैल्यूएशन को लेके क्या वो उदासीन है, अगर ये बात सही होती तो फिर जुलाई के महीने में जिस तरह से उन्होंने बाइंग की है, करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा की, तो फिर वो नहीं करते। मैं समझता हूं कि इट इज मोर अ फंक्शन कि वो टैक्टिकली अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में लगा रहे हैं या डेवलप्ड मार्केट्स में लगा रहे हैं, उसका फंक्शन ज्यादा है। ना कि इस बात से प्रेरित है कि हमारे अपने मार्केट क्या बहुत ज्यादा वैल्यूड है। जी। सर, आज के इस महत्वपूर्ण दिन आप जुड़े हमारे साथ, बाजार, बजट, सब पर आपने बहुत डिटेल में बातचीत की। निश्चित रूप से जो हमारे दर्शक होंगे वो काफ़ी कुछ सीखेंगे, समझेंगे इस बाजार को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस महत्वपूर्ण दिन शामिल होने के लिए। Thank you for inviting me to the show.